नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका अपना साथी। दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये हमें एक शख्स ने भेजी है जिनका नाम राजीव जैन है, जो सूरत शहर के रहने वाले हैं, जिन्होंने बताया है कि ये जो कहानी है ये उनकी खुद की कहानी नहीं है। दरअसल ये कहानी उन्होंने अपने स्कूल टाइम में सुनी थी, लेकिन ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए इस कहानी को राजीव के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक बात, अगर आप इस कहानी को अंत तक सुनते हैं तो यकीनन आपको इस कहानी में डर के साथ साथ बहुत मजा भी आने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव जैन। मैं सूरत का रहने वाला हूं और अभी मेरी उम्र 29 साल की हो चुकी है। मैं इस टाइम एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करता हूं। पढ़ने और पढ़ाने का शौक तो बचपन से ही था। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने अपने नए स्कूल में पहली बार ज्वाइनिंग करके कदम रखा, तो ना जाने क्यों मुझे अपनी स्कूल की एक बहुत ही डरावनी और अधूरी कहानी याद आ गई। ये कहानी तब की है जब मैं खुद 12वीं क्लास में पढ़ता था। और ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस सच्चाई की है जिससे आज तक कोई सामने नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलता हूं मेरे साथ उस पुराने टाइम में जब मैं खुद एक स्टूडेंट था और हमारे स्कूल में कुछ ऐसा हुआ जिसे हम आज तक भूल नहीं पाए। ये कहानी साल 2012 की है। मैं तब 12वीं क्लास में था और पढ़ाई में ठीक ठाक ही था। मेरा स्कूल सूरत से थोड़ा बाहर गांव की तरफ था। एक पुराना सा सरकारी स्कूल जिसके कई कमरे तो ऐसे थे एकदम बंद, कोई जाता ही नहीं था। स्कूल की बिल्डिंग अंग्रेजों के जमाने की थी। बड़ी बड़ी दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और पुराने बरामदे। कुछ कमरे तो हमेशा बंद रहते थे और बच्चे तो क्या, टीचर तक वहां नहीं जाते थे। दरअसल ये सब उस टाइम की बात है जब मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ था सूरत से कोटा शहर में। असल में मेरे पापा भी उस टाइम एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। पापा का ट्रांसफर होते ही पूरा परिवार, मैं, मम्मी, छोटा भाई रोहित, हम सब सूरत छोड़कर कोटा आ गए। नया शहर, नई जगह, नए लोग, सब कुछ हमारे लिए नया था। शुरुआत में तो थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक लगने लगा। अब हम कोटा में बस तो गए थे, लेकिन घर में अब सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरा एडमिशन किस स्कूल में करवाया जाए, क्योंकि मैं अब 12वीं क्लास में था और पापा मम्मी दोनों जानते थे कि यह साल बहुत ही जरूरी है। एक तो 12वीं क्लास का प्रेशर, ऊपर से बोर्ड एग्जाम, इसलिए ज्यादा देर करना ठीक नहीं था। पापा ने कुछ स्कूलों के बारे में पता किया। एक स्कूल था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छावनी रोड, कोटा। स्कूल बहुत पुराना था, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ। सुनने में आया था कि पढ़ाई वहां की ठीक ठाक है, तो पापा मुझे लेकर वहां चले गए एडमिशन करवाने। जैसे ही मैं उस स्कूल के गेट के अंदर गया, कुछ अजीब सा एहसास हुआ। ना जाने क्यों एक ठंडी सी हवा चेहरे को छूकर निकल गई, जबकि उस दिन गर्मी थी। स्कूल बहुत बड़ा था, लेकिन एक अजीब सी वीरांगी थी वहां। बच्चे थे, टीचर भी थे, पर माहौल कुछ अलग सा लगा। मैंने सोचा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा हो, क्योंकि नया शहर है, नया माहौल है। एडमिशन हो गया। मुझे 12वीं के बी सेक्शन में डाल दिया गया। क्लास शुरू हुई, नए दोस्त बने। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। लेकिन बस एक ही चीज थी जो ठीक नहीं लगती थी, वो था स्कूल का पिछला हिस्सा। वहां एक पुराना ब्लॉक था जहां कोई नहीं जाता था। टीचर भी कहते, उस तरफ मत जाना बेटा, वहां सिर्फ पुराना सामान रखा है। पर स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स कहते थे, वहां कुछ है, कुछ ऐसा जो रात को चलता है, बोलता है और दिखता भी है। लेकिन मैंने इन बातों को मजाक समझकर टाल दिया। ये सब मेरे लिए नया था और ना ही मुझे इन सब बातों पर कोई विश्वास था। मैं सोचता था, पुराने स्कूलों की अपनी कहानियां होती हैं। बच्चे अक्सर मजाक में या डराने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पर था। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें होने लगीं जिनसे मैं चाहकर भी नजर नहीं फिर सका। कभी कभी क्लास के बाद जब मैं देर तक स्कूल में रुकता, तो उस पुराने बंद पड़े ब्लॉक की तरफ से कुछ आवाजें आने लगती। कभी किसी के चलने की, कभी कुर्सी खिसकने की, कभी कोई जैसे बुदबुदा रहा हो। पहले मैंने सोचा शायद कोई चपरासी होगा या कोई जानवर चला गया होगा वहां। लेकिन जब यह सिलसिला हर दिन चलने लगा
और मैंने कई बार टीचर्स से पूछा तो उनका चेहरा एकदम स्याह हो जाता था। वो बात बदल देते या बस इतना कहकर टाल देते, राजीव तुम ज्यादा सोचते हो, वहां कोई नहीं है। लेकिन अगर वहां कोई नहीं था तो फिर हर शाम वहां से वो अजीब सी गंध क्यों आती थी? वो गंध जैसे कुछ पुराना सड़ा हुआ, जला हुआ और भयानक सा। वैसे तो मुझे इन बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन रोज रोज की इन अजीब चीजों ने और सभी टीचर्स का अजीब व्यवहार और जब भी उस पुराने ब्लॉक की बात होती तो सबका उसे टाल देना, ये सब अब मुझे भी खटकने लगा था। मैं सोचने लगा, आखिर क्या है उस ब्लॉक में? क्यों सब उस तरफ जाने से डरते हैं? क्यों कोई साफ साफ जवाब नहीं देता? मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो किसी ने कहा वहां किसी वार्डन की आत्मा है जो सालों पहले स्कूल में जल गई थी। तो किसी ने कहा एक लड़की की मौत हुई थी वहां, उसकी चीखें आज भी सुनाई देती हैं। किसी ने तो यहां तक कह दिया, राजीव अगर ज्यादा खोजबीन करेगा ना तो तुझे भी कुछ हो जाएगा। पर मैं चुप नहीं बैठा। अब मैं खुद जाना चाहता था उस ब्लॉक के पास, देखना चाहता था कि हकीकत क्या है। और फिर एक दिन मौका मिल गया। स्कूल में एक प्रैक्टिकल के लिए मुझे देर तक रुकना पड़ा। सारे क्लासेस खत्म हो गए थे, स्कूल लगभग खाली था। मैंने सोचा आज ही सही समय है। मैं धीरे धीरे उस पुराने ब्लॉक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैं वहां जाता उससे पहले ही हमारे स्कूल के गार्ड महेश चाचा वहां आ गए। महेश चाचा जो यहाँ पर कई सालों से काम कर रहे थे, वही स्कूल की साफ सफाई, छुट्टी के बाद कमरों को बंद करना, ताले लगाना, सारे काम वही करते थे। मैंने तो कई बार सुना था कि वो इस स्कूल में कम से कम 20 साल से हैं और कहते हैं कि उन्हें उस ब्लॉक के बारे में सब कुछ पता है। वैसे तो महेश चाचा दिल के बहुत अच्छे और सीधे साधे आदमी थे, लेकिन उस दिन जैसे ही उन्होंने मुझे उस ब्लॉक के पास देखा, उनका चेहरा बदल गया। आंखों में गुस्सा और डर दोनों एक साथ थे। वो तेजी से मेरी तरफ आए और बोले, तू यहां क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं है कि इस तरफ आना मना है? मैं एकदम घबरा गया और बोला, नहीं चाचा, बस ऐसे ही यूं ही देख रहा था। वो मेरी बात काटते हुए बोले, देखने की जरूरत नहीं है, तुझे समझ नहीं आता। यहां कुछ अच्छा नहीं है बेटा, जितना दूर रह सके रह, वरना पछताएगा। मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कुछ बहुत बुरा याद आ गया हो। उनकी आवाज में डर था, गुस्सा था और एक चेतावनी। मैं चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। आखिर क्या था उस ब्लॉक में जो इतने सालों से वहां का कर्मचारी भी आज तक भूल नहीं पाया? ये सब बातें अब मेरे दिमाग में घूमने लगी थी कि आखिर उस ब्लॉक में ऐसा क्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, और अगर कोई करता भी है तो पूरी नहीं करता, जैसे किसी ने सबके मुंह पर ताला लगा दिया हो। मैंने एक दो बार अपने कुछ क्लासमेट्स से फिर पूछा, पर वो बस नजरें चुराकर बोले, राजीव तू क्यों जानबूझकर मुसीबत बुला रहा है यार? कोई बोला, जिन्होंने अंदर जाने की कोशिश की आज तक ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। और एक ने तो कहा, किसी जमाने में वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता, पर उसका असर आज भी है। पर क्या क्या हुआ था और क्यों हर कोई बस डर के मारे चुप हो जाता था? कोई साफ जवाब नहीं था, बस अधूरी बातें, आधे किस्से और बहुत सारी फुसफुसाहटें। कभी कोई कहता वहां एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, तो कोई कहता किसी टीचर की मौत हुई थी, वो आज भी घूमता है उस ब्लॉक में। लेकिन किसी के पास कोई ठोस कहानी नहीं थी। स्कूल में सब कुछ ठीक था, पढ़ाई लिखाई चल रही थी, पर वो ब्लॉक, वो जैसे मेरी सोच पर हावी होता जा रहा था। हर वक्त दिमाग में वही सवाल, आखिर क्या है वहां, कौन है वहां और क्यों कोई कुछ नहीं बताता? अब मैं इन सब से परेशान होता जा रहा था, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। किताब सामने होती पर दिमाग उसी बंद ब्लॉक के पीछे घूमता। फिजिक्स के फॉर्मूले छोड़कर अब मैं भूतिया थ्योरी सोचने लग गया था। एग्जाम नजदीक थे और घर में भी सब कहने लगे थे, राजीव ध्यान कहाँ है तेरा आजकल? तभी मैंने सोचा इसका बस एक ही रास्ता है, महेश चाचा। अगर कोई है जो इस स्कूल को पिछले 20 सालों से जानता है तो वो है महेश चाचा। जिसने सब देखा सुना है तो वो महेश चाचा ही हैं। अब जो भी है पूछकर ही चैन मिलेगा। और फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और स्कूल की छुट्टी के बाद सीधा उनके पास पहुंच गया। महेश चाचा अकेले स्टाफ रूम के पास झाड़ू रख रहे थे। मैं थोड़ा हिचकिचाता हुआ उनके पास गया और धीरे से बोला,
चाचा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने झाड़ू दीवार से टिकाई और मेरी तरफ देखा। क्या बात है राजीव बाबू, कुछ परेशानी है? मैंने थोड़ा रुक कर कहा, वो जो पुराना ब्लॉक है ना स्कूल का, उसमें ऐसा क्या है? उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। जो चाचा हर वक्त हंसते रहते थे, उनकी आंखों में जैसे एक अजीब सा डर उतर आया। उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप एक तक मुझे देखते रहे। फिर बोले, राजीव बाबू, आप अच्छे लड़के हो, क्यों उस रास्ते पर चलना चाहते हो जहां से कोई लौट के नहीं आता? मैं थोड़ा झुंझलाया और बोला, पर चाचा, मैं जानना चाहता हूं, आखिर हुआ क्या था वहां? महेश चाचा ने इधर उधर देखा, फिर धीमे से बोले, अगर सुनोगे तो शायद चैन से सो नहीं पाओगे, लेकिन अगर फिर भी जानना चाहते हो तो कल स्कूल के बाद पीछे वाले नीम के पेड़ के पास आ जाना, मैं सब बताऊंगा। और वो चले गए, मुझे अकेला छोड़कर, ढेर सारे सवालों के साथ। अगले दिन स्कूल में तो सब नॉर्मल था, बच्चे शोर मचा रहे थे, क्लासेस चल रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज थीं, क्योंकि आज महेश चाचा मुझे उस ब्लॉक का सच बताने वाले थे। पूरा दिन जैसे घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थी। मैंने किसी तरह दिन काटा और जैसे ही छुट्टी हुई, मैं सीधा स्कूल के पीछे वाले नीम के पेड़ के पास पहुंचा। वहां कुछ देर अकेला खड़ा रहा। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद महेश चाचा अपने पुराने टीन के बक्से में कुछ रखकर धीरे धीरे चलते हुए आए। वो मेरे पास रुके, मुझे देखा और बिना कुछ कहे वहीं जमीन पर बैठ गए। फिर बोले, राजीव बाबू, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं वो आज से 17 साल पहले की बात है। तब मैं नया नया यहां काम पे लगा था। यही करीब 1-2 साल हुए थे और तब वो ब्लॉक भी खुला करता था। दरअसल ये कहानी 3 लड़कों की और एक टीचर की है, जो इसी स्कूल में पढ़ाती थी और जिनका नाम था सरोजनी। सरोजनी मैडम काफी सीधी सादी, शांत और बेहद खूबसूरत औरत थी। पूरे स्कूल में कोई भी इतना सुंदर नहीं था जितनी वो थी। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान, साड़ी में सजी हुई और आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। उनकी सुंदरता की चर्चा हर तरफ होती थी, टीचर्स के स्टाफ रूम से लेकर बच्चों के बीच तक। सरोजनी मैडम अब बच्चों की पहली पसंद बन चुकी थी। जब भी कोई क्लास खाली होती या कोई टीचर छुट्टी पर होते तो बच्चों की बस एक ही रट होती, सरोजनी मैडम को क्लास में भेजो। बच्चे उनकी मीठी आवाज, शांत व्यवहार और मुस्कुराते चेहरे को बहुत पसंद करते थे। उनका पढ़ाने का तरीका भी बड़ा अलग और दिलचस्प था। कभी कहानियों के जरिए पढ़ाती थीं, तो कभी खेल खेल में ही सवाल हल करवा देती थीं। टीचर्स भी उन्हें पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी किसी से उलझती नहीं थीं, हर काम समय पर करती थीं और सबसे बड़ी बात, वो उस पुराने ब्लॉक में भी अकेली जाने से नहीं डरती थीं। हाँ, वही ब्लॉक जहां अब कोई जाता तक नहीं, पर तब सब कुछ नॉर्मल था। कम से कम ऊपर से तो सब कुछ ठीक ही लगता था। और तब उसी साल हमारे स्कूल में 3 नए लड़कों का एडमिशन हुआ। तीनों ही अलग अलग शहरों से आए थे और ऐसा कहा जाता था कि उनके माँ बाप का ट्रांसफर हुआ था, इसलिए उन्हें नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। उन तीनों का 12वीं क्लास में एडमिशन हुआ था और वो भी 12वीं बी में, जिस क्लास की क्लास टीचर थी सरोजनी मैडम। शुरुआत में तो सब नॉर्मल था। तीनों लड़के शांत, थोड़े अलग थलग रहते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी नजरें अक्सर सरोजनी मैडम पर ही टिकी रहती थीं। धीरे धीरे कुछ ऐसा होने लगा जो किसी ने महसूस तो किया मगर कह नहीं सका, और यहीं से उस पुरानी डरावनी कहानी की शुरुआत हुई। शुरू में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद स्कूल के स्टाफ में से कुछ टीचर्स और कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस करना शुरू किया कि वो तीनों लड़के अक्सर सरोजनी मैडम के पीछे पीछे घूमते रहते हैं। कभी लाइब्रेरी में, कभी स्टाफ रूम के बाहर, तो कभी स्कूल के पुराने हिस्सों में, जहां बाकी बच्चे जाने से भी कतराते थे। सरोजनी मैडम ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया, लेकिन एक दिन क्लास के दौरान जब एक लड़के ने हद पार कर दी तो उन्होंने उस लड़के को पूरी क्लास के सामने डांट दिया। बस यहीं से उन लड़कों के व्यवहार में अजीब सा बदलाव आ गया। अब वो क्लास में कम और स्कूल के उस सुनसान पुराने ब्लॉक के आसपास ज्यादा नजर आने लगे। और फिर एक दिन सरोजनी मैडम अचानक स्कूल नहीं आई। ना कोई छुट्टी की अर्जी, ना कोई सूचना। टीचर्स परेशान थे, बच्चे सवाल पूछ रहे थे, पर सबसे ज्यादा खामोश थे वो तीनों लड़के। अगले दिन पता चला सरोजनी मैडम लापता हैं
उनके घर वालों ने भी यही कहा। वो सुबह स्कूल गई थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। उनका फोन भी बंद आ रहा है। स्कूल में हड़कंप मच गया था। टीचर्स, स्टाफ, यहां तक कि प्रिंसिपल तक परेशान हो गए थे। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। स्कूल के वही पुराने ब्लॉक से एक तेज सड़ी हुई गंध आने लगी, इतनी भयानक कि दूर से ही उल्टी जैसा मन करने लगे। मैंने जब उस बदबू को पहली बार महसूस किया तो समझ ही नहीं आया कि ये कैसी सड़न है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज अंदर कई दिन से बंद पड़ी हो। लेकिन ये बदबू वैसी नहीं थी जैसी किसी जानवर की लाश से आती है। ये कुछ और ही थी, कुछ भयानक। मैं सीधा प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचा। साहब, कुछ तो गड़बड़ है। उस ब्लॉक से पहले कभी ऐसी बदबू नहीं आई थी। प्रिंसिपल साहब ने पहले तो हल्के में लिया, लेकिन जब खुद गए और बदबू महसूस की तो तुरंत पुलिस को बुलवाया। हालांकि वो पुराना ब्लॉक उस समय चालू था, लेकिन उसमें एक कमरा ऐसा था जहां स्कूल का कबाड़ रखा जाता था। पुराने स्टूल, टूटे फूटे मेज और कुर्सियां जो अब किसी काम की नहीं थी। वो कमरा हमेशा बंद रहता था। उस पर मोटा सा पुराना ताला लगा रहता था, जिसे कभी किसी ने छेड़ा तक नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा था वो हर चीज से अलग था। वो बदबू, वही सड़ी गली, जली हुई सी गंध, सीधी उसी कमरे से आ रही थी। प्रिंसिपल साहब, मैं, 2 टीचर्स और पुलिस के 2 जवान जैसे ही उस कमरे की तरफ बढ़े तो हमने जो देखा, सांसें वहीं थम गई। वो ताला टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे खोला हो। लेकिन बात यह थी कि उस कमरे की चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक प्रिंसिपल साहब के पास और दूसरी मेरे पास। मैंने चुपचाप अपनी जेब टटोली। मेरी चाबी वहीं थी। प्रिंसिपल साहब भी हैरान थे। उनकी चाबी भी ऑफिस की दराज में रखी थी और ताले पर जंग इतना था कि कोई उसे चुपचाप खोल भी नहीं सकता था। लेकिन ताला टूटा हुआ था और दरवाजा आधा खुला। पुलिस वालों ने हमें पीछे हटने को कहा और फिर अपनी टॉर्चें जलाकर धीरे धीरे अंदर घुसे। और फिर जो वहां देखा गया, उसने जैसे सबके पैरों तले जमीन खींच ली। कमरे के अंदर अंधेरा था, धूल से अटी पड़ी चीजें, उलटी पलटी कुर्सियां और एक कोने में बिखरा हुआ कागज का ढेर। लेकिन सबसे कोने में, वहां जहां टॉर्च की रोशनी पड़ते ही सब कुछ थम सा गया, एक अधजली लाश पड़ी थी। चेहरा बुरी तरह बिगड़ चुका था, कपड़े आधे जले हुए और शरीर से अब भी वो भयानक बदबू आ रही थी जो पिछले कई दिनों से पूरे ब्लॉक में फैल रही थी। पुलिस वालों ने जैसे ही पास जाकर देखा, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तुरंत पीछे हट गए। उस लाश का चेहरा इतना जल चुका था कि यह पहचान कर पाना मुश्किल था कि यह लाश किसकी है। शरीर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह से जला हुआ था और कपड़े भी पहचान के बाहर थे। महेश चाचा बताते हैं कि वहां खड़े हर शख्स की सांस अटक गई थी। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। इसीलिए वो पुलिस वाले जो उस वक्त वहां पर थे, उन्होंने जल्दी से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिससे मरने का असली कारण पता चले। पुलिस ने कमरे को सील कर दिया। स्कूल में अगले 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई और बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा। लेकिन भला कोई कैसे न बात करता। पूरे स्कूल में सरोजनी मैडम की मौत की खबर जैसे जंगल में आग की तरह फैल गई थी। महेश चाचा की आंखों में डर साफ दिख रहा था जब वो कहने लगे, राजीव बाबू, लेकिन असली डर तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ। और जब उस बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिली तो वो लोग उस रिपोर्ट को स्कूल में लेकर आए। उस दिन स्कूल में बहुत कम लोग मौजूद थे, मैं, प्रिंसिपल साहब और 2-3 सीनियर टीचर। पुलिस वालों ने जैसे ही फाइल प्रिंसिपल साहब को दी, उन्होंने धीरे धीरे उसे खोला और जैसे ही उन्होंने उस रिपोर्ट को पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे और वो फाइल हाथ से छूटते छूटते बची। हम सब ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ साहब, क्या लिखा है इसमें? प्रिंसिपल साहब ने बहुत धीमी आवाज में कहा, यह रिपोर्ट जिसकी है उसका नाम सरोजनी है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ कहने की। सबको जैसे अपने कानों पे भरोसा नहीं हुआ। सरोजनी मैडम, लेकिन वो तो लापता थी। मैं बोला, तो फिर जो लाश उस कमरे में मिली थी वो सरोजनी मैडम की ही थी। अब माहौल पूरी तरह से डर और सन्नाटे से भर गया था और फिर जो बातें बाहर आईं, उन्होंने पूरे स्कूल को एक ऐसे डर में धकेल दिया जिससे आज तक कोई उभर नहीं पाया। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात सबसे खौफनाक थी
वो ये थी कि सरोजनी मैडम की मौत आग में जलने से नहीं हुई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत्यु का कारण दम घुटना है। शव को जलाने की कोशिश बाद में की गई है। यानी साफ था, सरोजनी मैडम की किसी ने गला दबाकर हत्या की थी और उसके बाद उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई ताकि पहचान मिटाई जा सके। ये पढ़ते ही कमरे में एक सन्नाटा पसर गया। प्रिंसिपल साहब कुर्सी पर बैठ गए, माथे पर पसीना छलक आया। एक टीचर ने डर के मारे फाइल ही हाथ से गिरा दी। महेश, मैं वहीं खड़ा खड़ा कांप रहा था। जिस ब्लॉक में दिन में बच्चे खेलते थे, वहां किसी मासूम को बेरहमी से मारा गया था और फिर जलाया गया ताकि किसी को शक भी ना हो। अब सवाल यह था, कौन था वो जिसने ऐसा किया और क्यों? अब स्कूल में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। हर चेहरा डरा हुआ था, हर जुबान पर एक ही सवाल था, आखिर किसने सरोजनी मैडम को मारा? पुलिस ने उस कमरे को तुरंत सील कर दिया जहां से सरोजनी मैडम की जली हुई लाश मिली थी। जब तक ये केस सुलझ नहीं जाता, कोई भी उस कमरे के पास नहीं जाएगा। ये आदेश था पुलिस का। और फिर स्कूल प्रशासन ने भी फैसला लिया, स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। बच्चों को छुट्टी दे दी गई। अब एक तरह से स्कूल को भी बंद कर दिया गया था। हर तरफ बस सन्नाटा था। जहां पहले घंटी की आवाज और बच्चों की चहल पहल हुआ करती थी, अब वहां सिर्फ पुलिस की गाड़ियों की आवाज और डर की फिजा थी। अब पुलिस इस केस की छानबीन में लग गई थी। एक एक कोने की तलाशी ली जा रही थी। हर कमरा, हर ब्लैक बोर्ड, हर खिड़की अब शक की नजर से देखा जा रहा था। और फिर सभी टीचर्स को आदेश दिया गया, पुलिस जल्दी ही उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी। कोई भी शहर से बाहर नहीं जाएगा। जब भी बुलाया जाए तुरंत हाजिर होना होगा। हर टीचर अब जैसे खुद को शक के घेरे में महसूस कर रहा था। हर कोई डरा हुआ था, कहीं मुझसे कुछ पूछ लिया गया तो, कहीं कोई शक मुझ पर तो नहीं। हर टीचर अब चुपचाप रहने लगा था। स्टाफ रूम में जहां पहले हंसी मजाक हुआ करता था, अब वहां सिर्फ फुसफुसाहटें थीं और डर के साए। कुछ टीचर्स आपस में नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे, जैसे किसी के दिल में कुछ छुपा हो या फिर किसी को किसी की सच्चाई पता हो। अब पुलिस के कुछ लोग स्कूल में आए। उनकी वर्दियां, चेहरों की गंभीरता और आंखों में सवाल साफ नजर आ रहे थे। उनमें से एक ने स्कूल के गेट पर खड़े होकर लिस्ट पढ़नी शुरू की। राजीव शर्मा सर, तिवारी जी, सीमा मैडम और महेश, आप सभी को हमारे साथ थाने चलना होगा। एक पल को तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी सांस रोक दी हो। सच कहूं राजीव बाबू, उस पल मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरे पैर वहीं जम गए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे क्यों? मैंने बस इतना ही कहा, लेकिन पुलिस वाले ने बिना जवाब दिए बस इतना कहा, जो भी पूछना है थाने में पूछा जाएगा। अब पूरे स्टाफ के साथ मुझे भी पुलिस की जीप में बैठा लिया गया। सबके चेहरे उतरे हुए थे, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। जीप के अंदर बस सन्नाटा था, लेकिन हर किसी के मन में तूफान चल रहा था। शायद हम में से किसी ने कुछ देखा था या फिर किसी ने कुछ छुपाया था। थाने पहुंचते ही हम सबको अलग अलग कमरों में बैठा दिया गया। हर कमरे में एक टेबल, 2 कुर्सियां और सामने बैठे थे पुलिस इंस्पेक्टर, जिनकी आंखें किसी भी झूठ को चीर सकती थीं। सबसे पहले बारी आई हमारे साइंस टीचर तिवारी जी की। उन्हें अंदर ले जाया गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही अंदर से आवाजें आने लगी। कभी इंस्पेक्टर की सख्त आवाज तो कभी तिवारी जी की डरी सहमी सफाई। मैं बाहर बैठे बैठे कांप रहा था, कहीं मेरा नाम उस कमरे में ना आ जाए। करीब 20 मिनट बाद तिवारी जी बाहर निकले। पसीने में भीगे हुए, चेहरा पीला पड़ चुका था। उन्होंने मेरी तरफ देखा जैसे कुछ कहना चाह रहे हों, पर बिना कुछ बोले एक कोने में जाकर बैठ गए। अब इंस्पेक्टर ने मेरा नाम पुकारा, महेश अंदर आइए। राजीव बाबू, मेरी टांगें जवाब दे रही थीं, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल कर अंदर गया। इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया, तुम स्कूल के सबसे पुराने कर्मचारी हो, तुम्हें सब कुछ पता होगा। अब कुछ छुपाया तो नहीं चलेगा महेश। यह कोई मामूली केस नहीं है, एक मर्डर हुआ है स्कूल में। मैंने कांपती आवाज में कहा, सर मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो शायद आपको हैरान कर दे। इंस्पेक्टर ने आगे झुककर कहा, तो शुरू कर, जो देखा जो सुना एक एक बात। मैंने गहरी सांस ली और बोला, उस दिन जब स्कूल में छुट्टी हो गई थी तो मैं हमेशा की तरह पीछे वाले पुराने ब्लॉक की ओर गया था।
वहां अक्सर मैं मेज कुर्सियां सही करता था या सफाई करता था। लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे वहां कोई सांस रोक कर खड़ा हो। लेकिन उस टाइम मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे लिए तो ये रोज की तरह का ही दिन था, बस थोड़ा ज्यादा शांत, थोड़ा ज्यादा भारी। मैंने अपनी झाड़ू उठाई, एक आध कुर्सियां सीधी की और फिर अपना काम खत्म करके वहां से चला गया। ना मैंने पीछे मुड़कर देखा, ना सोचा कि जो देखा वो आखिरी बार था। अगले दिन जब सरोजनी मैडम लापता बताई गई, तब जाकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब जब सोचता हूं तो समझ आता है कि शायद मैं कुछ बड़ा देख गया था, जिसे उस वक्त नजरअंदाज कर बैठा, और शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद मैंने कहा, सर, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। मैंने जो देखा, जो सुना, सब आपको बता दिया। उस दिन जो अजीब माहौल था उसे भी नजरअंदाज कर दिया था, पर यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। पुलिस अफसर ने मेरी आंखों में देखा, फिर बोले, ठीक है महेश, अगर और कुछ याद आए तो हमें जरूर बताना। और हाँ, अभी स्कूल स्टाफ के बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है, पर ध्यान रखना, यह केस अब एक मर्डर केस है। उनकी ये आखिरी बात मेरे रोंगटे खड़े कर गई। मर्डर केस, ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। अब स्कूल एक डरावने राज का हिस्सा बन चुका था, जिसका सच अभी पूरी तरह सामने आना बाकी था। मेरे बाद बाकी टीचर्स की बारी भी आई, लेकिन किसी से भी कुछ खास पता नहीं चला। हर कोई वही कह रहा था, सरोजनी मैडम समय पर आती थीं, पढ़ाती थीं और फिर चली जाती थीं। वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। हमने कभी उन्हें किसी से बहस करते नहीं देखा। और हाँ, एक बात और जो मैं बताना भूल गया था। जब वो पुलिस वाले उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को स्कूल में लेकर आए थे, तब उस रिपोर्ट में एक बात और लिखी थी, जिसे सुनने के बाद मानो सबके होश ही उड़ गए हों। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि हत्या से पहले उनके साथ गलत काम किया गया था, यानी कि किसी ने उनके साथ। इसके आगे के शब्द मैं नहीं बोल सकता। राजीव बाबू, आप खुद ही समझ गए होंगे, वो कोई आम हादसा नहीं था। ये किसी की सोची समझी घिनौनी हरकत थी। पूरा स्टाफ रूम जैसे बेजान हो गया था उस वक्त। किसी की आंखें नम थीं, किसी की नजरें जमीन में घड़ी हुई थीं, और कुछ ऐसे भी थे जिनकी निगाहें बार बार दीवारों की तरफ दौड़ जाती थीं, जैसे कुछ छुपा रहे हों। अब पुलिस का शक सिर्फ हत्या पर नहीं, बल्कि दरिंदगी और गहरी साजिश की तरफ भी बढ़ गया था। इसीलिए जब पुलिस ने सबसे पूछताछ कर ली, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लगा, तो उन्होंने एक और कड़ा फैसला लिया। अब सबका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। यह आदेश पूरे स्टाफ में जैसे बिजली की तरह फैल गया। पुलिस का कहना था, अगर किसी ने सरोजनी मैडम के साथ जबरदस्ती की है, तो उसका कोई ना कोई निशान या सबूत शरीर पर जरूर मिलेगा, जैसे खरोंच, खून के अंश या कोई डीएनए ट्रेस। अब हालात ऐसे हो गए थे कि हर कोई खुद को शक के घेरे में महसूस करने लगा। कुछ लोग खुलकर नाराज हो रहे थे, हमें क्यों शक की नजर से देखा जा रहा है? हम टीचर हैं, कोई अपराधी नहीं। लेकिन पुलिस भी अब किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी। जिसने किया है वो भी यहीं मौजूद है और हम उसे ढूंढ कर रहेंगे। अब सबका मेडिकल चेकअप कराया गया। पूरे स्कूल स्टाफ के एक एक आदमी को पुलिस ने मेडिकल टीम के सामने पेश किया। खून के सैंपल लिए गए, नाखूनों के नीचे की स्क्रैपिंग, कपड़ों की जांच, हर चीज को बारीकी से चेक किया गया। कई टीचर्स ने नाराजगी जताई, कुछ ने खुद को अपमानित महसूस किया, लेकिन पुलिस ने साफ कह दिया था, अगर कोई बेगुनाह है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो भी दोषी है अब वो बच नहीं पाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सभी के मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि ये घिनौना काम किसने किया था। हर एक रिपोर्ट, हर एक डीएनए सैंपल सरोजनी मैडम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच नहीं हुआ। इसका मतलब साफ था, हम सभी लोग निर्दोष थे, कम से कम मेडिकल रिपोर्ट्स के हिसाब से। पुलिस भी अब उलझ गई थी, क्योंकि जितने भी शक के घेरे में लोग थे, उनमें से कोई भी रिपोर्ट से जुड़ नहीं रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई बाहर का था, या फिर कोई ऐसा जिसे हमने कभी गिना ही नहीं? अब स्कूल एक ऐसी उलझन में फंस चुका था जहां हर चेहरा शक के घेरे में था, लेकिन किसी पर उंगली नहीं उठाई जा सकती थी। लेकिन अब इतनी कोशिशों के बावजूद भी पुलिस कातिल को नहीं ढूंढ पा रही थी। हर दरवाजा खटखटाया गया, हर संभावना को टटोला गया,
हर शक की परत खोली गई, पर नतीजा सिफर। इसलिए धीरे धीरे अब यह केस ठंडे बस्ते में जाने लगा था। पुलिस की टीमें कम हो गईं, छानबीन की गूंजें भी थमने लगीं और अखबारों ने भी अब इस मामले को छापना बंद कर दिया। बस हम लोग थे जो अब भी रोज उस कमरे के पास से गुजरने से डरते थे जहां सरोजनी मैडम की जली हुई लाश मिली थी और जिसके अंदर छुपा था एक ऐसा राज जो तब खुला नहीं। लेकिन राजीव बाबू, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से सबको झकझोर दिया। पुलिस की छानबीन अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। स्कूल को भी दोबारा खोल दिया गया था। बच्चे लौटने लगे थे, क्लासें फिर से लगने लगी थी, लेकिन माहौल पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। हर दीवार कुछ फुसफुसाती सी लगती थी, हर कोना कुछ छुपा रहा था। लेकिन एक बात थी जो उस समय किसी ने गौर से नहीं देखी। सरोजनी मैडम के गायब होने और लाश मिलने के बाद वो तीनों लड़के, विकास, दीपक और सौरभ, जो हमेशा सरोजनी मैडम की क्लास में सबसे ज्यादा शरारत किया करते थे, वो तीनों अब स्कूल ही नहीं आ रहे थे। ना किसी ने पूछा, ना किसी ने बताया, मानो जैसे वो डर के मारे गायब हो गए हों। हम सब ने सोचा शायद उनके घर वाले डर गए हों या शायद वो घटना उन्हें बुरी तरह से हिला गई हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक ही वो तीनों फिर से स्कूल आने लगे। शरीर से तो वही थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ बदल गया था। वो पहले जैसे नहीं रहे थे, ना हंसते थे ना बोलते थे, बस किसी अजनबी की तरह चुपचाप आकर क्लास में बैठते और घंटी बजते ही सबसे पहले भाग जाते। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया, जिससे ये बात पक्की हो गई, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली डर अब शुरू होने वाला था। एक सुबह की बात है, स्कूल में हलचल मच गई। उन तीन लड़कों में से दो लड़के, दीपक और विकास, अचानक लापता हो गए थे। ना उन्होंने स्कूल में छुट्टी की अर्जी दी थी, ना किसी दोस्त को बताया था। और जब स्कूल से घर पर फोन किया गया तो उनके घर वालों ने कहा, वो तो सुबह स्कूल के लिए निकले थे। ये सुनते ही माहौल फिर से सिहर उठा। क्या ये कोई इत्तेफाक था या फिर कोई डरावनी कड़ी जो अब धीरे धीरे खुल रही थी? स्कूल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को खबर दी और चूंकि मामला पहले से ही एक मर्डर केस और रेप से जुड़ा था, पुलिस ने तुरंत दोबारा जांच शुरू कर दी। अब सवाल फिर से वही था, आखिर इन लड़कों के साथ क्या हुआ था? कहां गए थे वो दोनों और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, कहीं ये सब सरोजनी मैडम से तो जुड़ा नहीं था? पुलिस ने जब उन दोनों लड़कों, दीपक और विकास के घर वालों से बात की तो सबके चेहरे पर एक ही भाव था, हैरानी और बेबसी। हमें कुछ नहीं पता, वो तो रोज की तरह ही स्कूल के लिए निकले थे। यही एक जवाब हर तरफ से मिल रहा था। अब पुलिस ने मामला और गंभीर मानते हुए तलाशी शुरू की। पूरे स्कूल की एक एक ईंट खंगाली जाने लगी, हर क्लासरूम, हर स्टाफ रूम और आखिर में वो ब्लॉक जिसके अंदर सरोजनी मैडम की जली हुई लाश मिली थी। और जब पुलिस ने उस ब्लॉक का दरवाजा खोला तो वहां जो देखा गया उसने सबके पैरों तले जमीन खींच ली। उसी ब्लॉक में एक पुराने स्टोर रूम के अंदर उन दोनों लड़कों की लाशें पड़ी थीं, ठंडी सिली जमीन पर अकड़ी हुई, आंखें फटी हुई, जैसे मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। उनके गले पर भी उंगलियों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सरोजनी मैडम की लाश पर थे। अब सवाल सिर्फ एक नहीं था, बल्कि पूरा स्कूल एक अभिशाप बन चुका था। क्या यह सच में किसी इंसान का काम था या फिर सरोजनी मैडम का बदला अब शुरू हुआ था? हम सब इसी उलझन में खड़े थे कि तभी पीछे से एक आवाज आई, सर, इन दोनों लड़कों का एक और साथी था, तीसरा लड़का सौरभ, वो अब स्कूल नहीं आता। सारे पुलिस वालों का ध्यान उसी पर चला गया। उसका पता बताओ अभी, एक अफसर ने सख्ती से कहा। कुछ टीचर्स ने जल्दी से उसका पता बताया और पुलिस ने उन दोनों लड़कों की बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर पुलिस ने कहा, तुम सब भी हमारे साथ चलो, हमें सौरभ के घर जाना है। हम सब बिना कुछ कहे उनके साथ चल दिए। दिल में एक ही डर था, अगर वो तीसरा लड़का भी उसी तरह। हम सौरभ के घर की तरफ बढ़ रहे थे और हर कदम पर लग रहा था जैसे हम अब किसी सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंचने वाले हैं। जब हम उस लड़के सौरभ के घर पहुंचे तो पुलिस वालों ने तुरंत उसके माता पिता से बात की। उसके पापा कुछ डरे सहमे से बाहर आए और बोले, साहब,
वो तो जब से उस दिन स्कूल से वापस आया है अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला। ना खाना खा रहा है, ना किसी से बात करता है, बस दरवाजा बंद करके बैठा है। पुलिस ने पूछा, कब से? वो बोले, लगभग 2 दिन हो गए साहब, हमें भी समझ नहीं आ रहा वो क्या कर रहा है। सन्नाटा छा गया। पुलिस ने आदेश दिया, दरवाजा खोलो। अभी उनके पिता ने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खटखटाई। सौरभ बेटा, दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस ने जबरन दरवाजा तोड़ने का फैसला लिया और जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का नजारा देखकर सब सन्न रह गए। वो लड़का सौरभ कमरे के कोने में बेहोश पड़ा था। चेहरा पीला पड़ा था, शरीर कांप रहा था, जैसे कई दिन से खाना तक न खाया हो। सब ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया और किसी ने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। धीरे धीरे उसकी पलकें हिलने लगी और फिर वो जोर की चीख मारकर होश में आया। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। पुलिस ने पास आकर उसे संभालते हुए पूछा, सौरभ क्या हुआ है, क्या देख लिया तुमने? लेकिन सौरभ बार बार एक ही बात बोले जा रहा था, उसने उन दोनों को मार दिया, अब वो मुझे भी मार देगी। सरोजनी मैडम अब मुझे भी मारेंगी। सन्नाटा खिंच गया। कमरे में हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। क्या वाकई सरोजनी मैडम की आत्मा लौट आई थी? पुलिस ने गंभीरता से पूछा, किसने मारा सौरभ? साफ साफ बताओ। सौरभ कांपती आवाज में बोला, सर उस दिन हम तीनों ने ही। इसके आगे बोलने से सौरभ घबरा गया। उसकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे। लेकिन पुलिस ने सख्ती से कहा, सौरभ तुम घबराओ मत, अब सच बताना ही पड़ेगा। बाकी टीचर्स और मैं भी वहीं खड़े थे, सब सन्न, सब स्तब्ध। सौरभ ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन हम तीनों ने ही मिलकर सरोजनी मैम को मारा था। यह सुनकर जैसे बिजली सी गिर गई। एक पल को किसी को यकीन ही नहीं हुआ। क्या कहा तुमने? पुलिस अफसर ने चौंक कर पूछा। तुम लोगों ने सरोजनी मैडम की हत्या की? सौरभ ने गला साफ किया और आगे बोला, जी लेकिन सर यह सब मेरी वजह से नहीं हुआ। वो मेरा दोस्त था ना, विकास, वो सरोजनी मैम पर पागल था। हर वक्त उन्हीं की बातें करता था, उन्हें देखता रहता था, पीछा करता था। फिर एक दिन उसने कहा, मैं उन्हें पाना चाहता हूं किसी भी हाल में। हमने उसे समझाया, मना किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अब पूरा माहौल बदल चुका था। हर किसी की सांसें थमी हुई थीं। सौरभ की आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सर वो विकास जो अब मर चुका है, वही इस सब का शुरुआती कारण था। उसे सरोजनी मैम से एक तरफा प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार नहीं था, जुनून था। एक दिन लंच टाइम में उसने हमसे कहा, आज मौका है, क्लास खाली होगी, मैं बात करूंगा उनसे अकेले में। हमने मना किया, डराया, पर वो नहीं माना। और जब दोनों भी चले गए उसके पीछे, तो जो हुआ वो अब तक मेरी आंखों के सामने है। सौरभ ने आंखें बंद कर ली। उसकी सांस तेज हो गई थी। सरोजनी मैम चिल्लाई थी, लेकिन विकास और फिर दीपक ने भी। हम तीनों ने उस कमरे का दरवाजा बंद कर लिया था। और फिर सौरभ की आवाज भर्रा गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात वहां तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब मैम ने विकास को जोर से थप्पड़ मारा और बाहर भागने लगी, तब विकास ने पीछे से उनके सिर पर स्टूल मार दिया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो वहीं गिर पड़ी और फिर वो सब हो गया जिसके लिए मैं खुद से भी नजरें नहीं मिला पाता। और जब हमने देखा कि वो मर चुकी हैं, तो हम सब घबरा गए। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। फिर विकास ने कहा, अगर किसी को पता चला तो हम सब जेल जाएंगे, हमें कुछ करना होगा। हमने बहुत देर बहस की, डरते रहे, लेकिन फिर हमने तय किया कि सरोजनी मैम की बॉडी को उसी पुराने ब्लॉक के उस कमरे में ले जाकर जला देंगे जहां कोई नहीं जाता, ताकि किसी को हम पर शक ना हो। हमने ऐसा ही किया और सोचा था कि सब खत्म हो गया है। लेकिन अब वो वापस आ गई है। सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा, उन्होंने ही विकास और दीपक को मार दिया और अब वो मुझे भी मार देगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। पुलिस ने बिना देर किए सौरभ को हिरासत में ले लिया। वो खुद भी जैसे सुकून पा गया था कि अब शायद वो साया उसे छोड़ देगा।
अब पुलिस के सामने केस खुल चुका था, लेकिन सवाल अब भी वही था। क्या सरोजनी मैम की आत्मा सच में उन्हें एक एक कर सजा दे रही थी? इसका जवाब किसी के पास नहीं है राजीव बाबू, और शायद आज भी सरोजनी मैडम की आत्मा उसी ब्लॉक में भटक रही है, उस तीसरे लड़के के इंतजार में। कहा जाता है वो हर रात उस कमरे की खिड़की से बाहर देखती है, जैसे किसी को ढूंढ रही हो। कोई उसका जवाब नहीं दे सकता, कोई उसका दर्द नहीं समझ सकता। इसीलिए उस ब्लॉक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताले लगा दिए गए और स्कूल के बच्चों को साफ साफ हिदायत दे दी गई, उस तरफ कभी मत जाना। अब तो आप समझ गए ना राजीव बाबू कि क्यों उस ब्लॉक को बंद किया गया था। और हाँ, ये बात किसी और से मत कहना और ना ही कभी उस तरफ जाना, क्योंकि कुछ दरवाजे अगर फिर से खुल गए तो शायद वो इंतजार भी खत्म हो जाएगा और फिर कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अब मैं कल से आपके लिए एक नया सिलसिला शुरू करने वाला हूं, जिसमें मैं कहानी के लास्ट में आपसे कहानी के किसी पहलू से जुड़ा सवाल करूंगा, जिसका जवाब केवल वही लोग दे सकते हैं जिन्होंने कहानी को अंत तक सुना होगा, और हमें पता भी चल जाएगा कि कौन कौन हमारी कहानी को अंत तक सुनता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम हमारे उन साथियों के नाम लेते हैं जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो पर कमेंट किया था। तो सबसे पहले है रश्मिका गोयल है दिल्ली से, रोशनी वर्मा है यूपी से, किशोरी लाल है जयपुर से, विपिन पाल है पंजाब से, राज रानी है उत्तर प्रदेश से, बाबूलाल शर्मा है भरतपुर से, किशन है मुंबई से, अनु गायकवाड़ है मुंबई से, राजदीप सिंह है हरियाणा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो पर कमेंट करके बताया था कि वो हमारी कहानी कहां से सुनते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।